8 दिसंबर 1989 में एक लड़की का अपहरण होता है और पूरे देश में खलबली मच जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस लड़की का नाम था रूबिका सईद, जो देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी। आतंकवादी मांग करते हैं कि बेटी चाहिए तो 7 आतंकवादियों को रिहा करो। नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप 5 मिनट में पता लगा लेती है कि रूबिका सईद को कहाँ रखा गया है और गृह मंत्री को बताया जाता है कि आपकी बेटी को सुरक्षित रिहा करा लिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री उनकी बात को अनसुना कर देते हैं और उन्हें पीछे हटने का आदेश दे देते हैं। आखिर क्यों गृह मंत्री उस वक्त अपनी बेटी को नहीं छुड़वाते और क्यों उन खूंखार आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है? 8 दिसंबर 1989 को रची गई अपहरण की साजिश का संबंध क्या 19 जनवरी 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार से था? तो अपहरण से लेकर नरसंहार तक की पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि इस वीडियो को YouTube से डिलीट करवा दिया जाए, तो डिलीट होने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। 19 जनवरी 1990 का वो दिन जहां आतंकवादियों ने सैकड़ों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी। लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया। मंदिरों को तोड़ डाला। घाटी में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए, पंडित महिलाओं के साथ ना कि पंडित पुरुषों के साथ। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर खूनी तांडव कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। ना कोई नेता, ना कोई पुलिस और ना ही कोई सिविल सोसाइटी के लोग। अंत में भारतीय सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? क्या ये कोई अचानक से हुई घटना थी? क्या अचानक से कश्मीरी मुसलमान भड़क गए थे और हिंदुओं का नरसंहार करने लगे थे? इसको समझने के लिए हमें 8 दिसंबर 1989 की उस घटना को समझना पड़ेगा। 8 दिसंबर 1989 देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद का अपहरण किया जाता है। आतंकियों ने रूबिका को छोड़ने के बदले 7 आतंकवादियों की रिहाई की मांग करते हैं। मध्यस्थता के लिए कई माध्यम खोले जाते हैं। इस पूरी कवायद में 5 दिन बीत जाते हैं और 8 दिसंबर से 13 दिसंबर की तारीख आ जाती है। 13 दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान श्रीनगर पहुंचते हैं। उनके साथ तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायण भी आते हैं। तीनों फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचते हैं। जब यह अपहरण कांड हुआ था उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला उन्हें समझाते हैं कि प्रधानमंत्री को लड़की को छुड़ाने के लिए डिप्लोमेटिक दबाव डालना चाहिए, लेकिन उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो उन्हें हटा दिया जाएगा। 13 दिसंबर की दोपहर तक सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता हो जाता है और शाम 5 बजे तक 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है। आतंकवादियों के छोड़ने के बाद करीबन 7 बजे रूबिका सईद को भी सुरक्षित आतंकवादी छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद 1989 के आखिरी दिनों में कश्मीर में खूनी खेल शुरू हो जाता है। कश्मीर के मस्जिदों से नए नए नारे गूंजने लगे। यहाँ पर क्या चलेगा? निजाम मुस्तफ़ा। कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। और 80 गच्ची पाकिस्तान बट रोवज द बटनौसान, मतलब पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर हिंदू मर्दों के बिना। और ये सब शुरू होता है उन आतंकवादियों के रिहा होने के बाद। तो क्या उन आतंकवादियों के रिहा होने के पीछे जो मकसद था वो कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को निकाल कर पाकिस्तानी राज चलाना था? और क्या इस साजिश में देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी हाथ था? क्योंकि जब उनकी बेटी का अपहरण हुआ था तो सिर्फ 5 मिनट में ही नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप की टीम ने ये पता लगा लिया था कि रूबिका सईद को कहाँ रखा गया था। और इसका खुलासा खुद पूर्व मेजर जनरल OP कौशिक ने जुलाई 2012 में किया था। उन्होंने खुद गृह मंत्री को बताया था कि रूबिका को कुछ ही देर में सुरक्षित रिहा करा लिया जाएगा, लेकिन गृह मंत्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और निर्देश दिया कि तत्काल मीटिंग से बाहर जाकर NCG को पीछे हटाया जाए। और इसके बाद रूबिका को छुड़ाने के लिए उन 5 खुखार आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है, जिसको देखने, सुनने और समझने के बाद ये सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर सुनते ही 5 खुखार आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला जाता है, उनका नरसंहार किया जाता है, उनकी बच्चियों के साथ, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। लेकिन वही गृह मंत्री जो कुछ दिन पहले अपनी बेटी की जुदाई में आंसू बहा रहा होता है, लाखों कश्मीरी पंडितों की चीख पुकार सुनकर भी अपने कान बंद कर लेता है। वो सिस्टम, वो अधिकारी जो मंत्री की बेटी को ढूंढने में रात दिन एक कर देते हैं, अपने ही देश में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी बनते हुए देखते हैं, उनका पलायन होते हुए देखते हैं। वो जनता जो मंत्री की बेटी को बचाने के लिए बैनर लेकर सड़कों पर आ जाती है, वो जनता लाखों कश्मीरी पंडितों के छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार और बच्चियों और औरतों की लुटती हुई आबरू को देखकर शांत अपने घरों में बैठे रहते हैं। आज भी कश्मीरी पंडितों के कातिलों को सजा नहीं मिल पाई है। आज भी
हर कश्मीरी पंडित सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठा हुआ है कि एक दिन वो घर वापसी करेगा, एक दिन वो अपने वतन को लौटेगा। लेकिन 370 और 35 के हटने के बाद भी 2 साल हो गए, कोई भी कश्मीरी पंडित अपने वतन को नहीं लौट पाया है। आज भी हर कश्मीरी पंडित सिर्फ इसी उम्मीद पर बैठा हुआ है, इसी उम्मीद पर जी रहा है कि एक दिन उनको न्याय मिलेगा। और आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतिहास में हुए अत्याचार और साजिश के बारे में बताना नहीं था, बल्कि भविष्य में आने वाले खतरे के बारे में आपको अवगत कराना भी था। सोचिए, एक शांतिप्रिय समुदाय का नेता देश का गृह मंत्री बनता है और देश के एक राज्य में कितनी बड़ी त्रासदी हो जाती है। तो सोचिए आज देश में कितने शांतिप्रिय समाज के नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और आप लोग भी अगर मेरी तरह कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।